ये कहानी है प्रिया की, जो रोज सुबह 4 बजे उठकर अमीर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने जाती है। प्रिया एरिया के सारे बड़े बड़े घरों में काम करती ताकि अपने सपने पूरे कर सके, लेकिन समाज के ताने और तिरस्कार उसके भोले मन को तोड़ रहे थे। अरे मनहूस, पूरे घर में कहाँ चप्पल पहन के घूम रही हो? और ये क्या, उधर कहाँ कमरे में तुम जा रही हो? मैडम जी, मैं सिर्फ सफाई कर रही थी। प्रिया, मुझसे थोड़ा दूर रहकर बात किया करो। गंदी झुग्गी वाली, 10 बार बोला है कि पूरे घर में मत घूमा करो। अपना काम करो और निकलो यहाँ से। मैडम, मैं बस इस कमरे में रखी आईएएस की किताबें देख रही थी, सच में, और कुछ नहीं देख रही थी। तू और तेरा परिवार हमेशा नीच काम ही करोगे। पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं। निकल यहाँ से और अपना काम कर। इस अपमानजनक शब्दों ने प्रिया के दिल में एक आग जला दी। उसी दिन उसने ठाना था कि मैं अब आईएएस बनकर दिखाऊंगी। मैं अपने और अपने परिवार का खोया हुआ मान सम्मान वापस लाऊंगी। प्रिया, तुम हमेशा क्लास में फर्स्ट आती हो, लेकिन आगे की क्लास में एडमिशन के लिए फीस में इतनी देरी क्यों? सर, घर की हालत ठीक नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहती। मैं बहुत जल्दी फीस जमा कर दूंगी। बेटा, तुम्हारी मेहनत देखकर लगता है कि तुम जरूर कुछ बड़ा करोगी। स्कूल से घर आने के बाद प्रिया का संघर्ष और भी कठिन हो जाता था। प्रिया रात में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई किया करती और सुबह घरों में झाड़ू बर्तन। अरे सुनीता, तेरी बेटी रात रात भर जाग कर करती क्या है? पढ़ाई करती है दीदी। अरे हाँ, लड़की है, ज्यादा पढ़ लिख गई तो घर से भाग जाएगी। इससे अच्छा है काम सीख ले। हाँ यार, लड़कियों को इतना पढ़ाना ठीक नहीं है, बिगड़ जाती हैं। माँ, ये लोग हमेशा ऐसा ही क्यों बोलते हैं? बेटा, तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे। तू पढ़, तेरे पापा और मैं तेरे साथ हैं। हाँ बेटी, चाहे हमें भूखे रहना पड़े, लेकिन तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। साल गुजरते गए। प्रिया ने अपनी 12वीं की परीक्षा पास की और यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहले अटेम्प्ट का दिन आया। प्रिया यूपीएससी परीक्षा केंद्र पर खड़ी मन ही मन चिंता कर रही थी। भगवान, मेरी मेहनत सफल हो जाए, बहुत बहुत मुझे उम्मीदें हैं। लेकिन किस्मत ने एक और इम्तिहान लिया। पहले अटेम्प्ट में प्रिया फेल हो गई। रिजल्ट के बारे में जानने के बाद हर कोई उसका मजाक उड़ाने लगा, जैसे कि सबसे पहले श्रीमती वर्मा ने उसका मजाक उड़ाया। हाँ देखा, कहा था ना मैंने, तुम्हारे बस की बात नहीं है। झाड़ू पोछाई तुम्हारा काम है, समझी? अरे प्रिया, कितने सपने देखे थे, अब समझ गई होगी अपनी औकात। माँ, माँ, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। माँ, माँ, मैं फेल हो गई। बेटा, हार मत मान, एक बार और कोशिश कर, तू कर लेगी। पहली बार में फेल होने से कोई जिंदगी में फेल नहीं होता है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ बेटी, असफलता सफलता की सीढ़ी है। प्रिया ने हिम्मत नहीं हारी। दिन में काम, रात में पढ़ाई। वो फिर से दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी में जुट गई। प्रिया दिन में 5 घरों में काम करती है और रात में पढ़ती है। मैं हार नहीं मानूंगी, किसी सूरत में हार नहीं मानूंगी। मुझे साबित करना है कि गरीब होना कोई गुनाह नहीं है और इंसान अपनी मेहनत से किस्मत बदल सकता है। प्रिया, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे यकीन है तुम जरूर सफल होगी। जी सर, मैं इस बार पास होकर रहूंगी। दूसरे अटेम्प्ट का परिणाम आने वाला था। पूरा परिवार और पड़ोसी इंतजार कर रहे थे, और फिर रिजल्ट का दिन भी आ गया। माँ, 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 मैं पास हो गई। माँ, माँ, मैं पास हो गई माँ, और मैं आईएएस बन गई माँ। बेटी, मेरी बेटी, तूने कर दिखाया। मेरी बेटी। भगवान का शुक्र है, मेरी बेटी अफसर बन गई। खबर सुनकर वही पड़ोसी जो पहले ताना मारते थे, उनके तो तेवर ही बदल गए। जो कल तक प्रिया को अंट संट बोलते रहते थे, आज वो उसी प्रिया के गुणगान गाने में लगे हुए थे। प्रिया बेटी, हमें माफ कर देना, हमने तुम्हें बहुत कुछ गलत कहा था। हमें माफ कर देना, हमसे अगर गलती हुई है तो। हमें बड़ी खुशी है, लेकिन बेटी तूने नाम रोशन कर दिया हमारे पूरे एरिया का।
अब प्रिया, मैं तो हमेशा तुझे मजाक में कहती थी। देख प्रिया, तूने अगर कभी भी बुरा माना हो ना तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मुझे मालूम था तू तो हमेशा से होशियार थी, लेकिन मेरी बातें अगर बुरी लगी उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। आंटी जी, सच बात तो ये है कि आपकी बातों ने ही ना मुझे बल दिया है। अगर वो चुभती हुई बातें आप नहीं कहती ना तो मेरे अंदर आग कहाँ से लगती। आपकी बातों ने मेरे अंदर एक आग जलाई, एक अग्नि प्रज्वलित हुई मेरे अंदर। दृढ़ संकल्प लिया मैंने और तब जाकर मैंने ये कर दिखाया। तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो आंटी जी आपको है कि आपने मुझे मजबूर किया मजबूत बनने के लिए। धन्यवाद। जब प्रिया कलेक्टर बनकर अपने इलाके में आई तो पूरी झुग्गी में जश्न का माहौल था। साथियों, मैं आज यहां एक सबूत के तौर पर खड़ी हूं कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। मेहनत, लगन और परिवार का साथ मिले ना तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। आपकी पैदाइश आपकी पहचान नहीं है, आपकी मेहनत और सपने आपकी असली पहचान है। और अगर मैं ये कर सकती हूं तो आप भी कर सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी घर में पैदा हुआ हो लेकिन अपने दृढ़ संकल्प से ना अपने सपने पूरे कर सकता है। पूरा एरिया तालियों की गूंज से भर गया और अपना भाषण खत्म करते ही वो सीधा मास्टर जी की तरफ भागी और खुशी से उसने मास्टर जी को चरण स्पर्श किया। प्रिया, तुमने हम सब का नाम रोशन किया है। सर, आपने हमेशा मेरा साथ दिया और ये सफलता ना आपकी भी है। प्रिया ने अपना पहला आदेश साइन किया, हर झुग्गी में मुफ्त शिक्षा केंद्र खोलने का। प्रिया के इस फैसले के बाद सभी गरीब बच्चों को मुफ्त एजुकेशन मिली और उनकी किस्मत और भविष्य को चमकने का एक सुनहरा मौका। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। समाज का व्यवहार हमें तोड़ेगा या मजबूत बनाएगा, ये सब हमारे संकल्प पर आधारित है। आप मजबूर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन अगर ठान लें तो एक दिन मजबूत भी हो सकते हैं। गरीबी कोई बाधा नहीं बल्कि मेहनत करने की प्रेरणा है। कहते हैं ना, खुशी बांटने से बढ़ती है, लेकिन क्या होता है जब बांटने को खुद के पास तो कुछ ना हो। आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाती हूँ जिसने सिखाया कि सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, बल्कि वो है जिसके पास देने वाला दिल है। अर्जुन बेटा, आज बस यही रोटी है, आधी तू खा ले, आधी मैं खाऊंगी। नहीं माँ, मैं सिर्फ चौथाई खाऊंगा, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। अरे नहीं बेटा, तू बढ़ता बच्चा है, मुझे भूख नहीं है। माँ झूठ बोल रही थी, जैसा कि हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है। उसे भूख थी, लेकिन माँ का प्यार ऐसा ही होता है। अर्जुन समझ गया था कि माँ उसके लिए खुद को भूखा रख रही हैं। अर्जुन स्कूल जाते समय रास्ते में अपने पिता को काफी याद करता है। काश पापा आप हमारे साथ होते, आपकी बहुत याद आ रही है आज। बस आप ऊपर से आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं बड़ा होकर वकील बनूं और माँ को सब कुछ दे सकूं। तभी अचानक एक बूढ़ा भिखारी रास्ते में मिलता है और उसके आगे रोने लगता है। बेटा, मुझे 2 दिन से कुछ नहीं मिला है, कुछ मिल जाए तो। अर्जुन के पास सिर्फ आधी रोटी थी, उसका टिफिन। वो जानता था कि घर में और कुछ नहीं है, लेकिन उस बूढ़े दादाजी की आंखों में भूख दिखी। दादाजी, मेरे पास सिर्फ ये आधी रोटी है, आप खा लीजिए। अरे बेटा, तू तो अभी बच्चा है, तुझे भी भूख लगी होगी। दादाजी, आप मुझसे बड़े हैं, पहले आप खाइए, मैं स्कूल से आकर ना खा लूंगा पेट भर के। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक गरीब बच्चा अपना खाना उनके साथ बांटेगा। बेटा, तू सिर्फ आधी रोटी नहीं, अपना पूरा दिल मुझे दे रहा है। भगवान तुझे बहुत खुशियां देगा। याद रख, जिसके पास देने वाला दिल है वही सबसे अमीर है। अर्जुन हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था, लेकिन उसकी फीस बकाया थी। प्रिंसिपल शर्मा ने उसे ऑफिस में बुलाया। अर्जुन, तुम बहुत होशियार हो, हमेशा फर्स्ट आते हो, लेकिन तुम्हारी फीस क्यों समय पर नहीं आती है? सर, मैं जानता हूँ, माँ कहती है अगले महीने दे देंगे। मैं क्या करूँ, मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होती है। बेटा, मैं तुम्हें डांटने नहीं बुलाया हूँ। आज तुम उदास भी लग रहे हो, कुछ बात है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं,
कोई बात नहीं है। तुमने टिफिन नहीं खाया? हमेशा खाली टिफिन बॉक्स देखता हूं मैं तुम्हारा। सर मैंने किसी भूखे को खाना खिला दिया। क्या मतलब? तुम भी तो बच्चे हो। सर जब कोई भूखा मिल जाता है तो मैं अपना खाना बांट देता हूँ। मैं बाद में खा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबको सोचता हूँ कि पेट भरा रहे। प्रिंसिपल साहब को अर्जुन की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक गरीब बच्चा जो फीस भी नहीं भर सकता, वो दूसरों की मदद कैसे कर सकता है? वो चुपचाप अर्जुन के पीछे गए और उन्होंने सब कुछ देखा। अगले दिन प्रिंसिपल साहब छुपकर अर्जुन के पीछे जाते हैं और जो देखते हैं वो उनकी सोच से कहीं परे था, कहीं जुदा था, बहुत ज्यादा था। ये बच्चा वाकई रोज अपना खाना बांटता है, सिर्फ एक आदमी को नहीं, रास्ते में जितने भी भूखे मिलते हैं। अर्जुन एक छोटी बच्ची को भी अपना पानी देते हुए बोलता है, बहन तुम प्यासी लग रही हो, ये पानी पी लो, मैं स्कूल के नल से ना दोबारा भर लूंगा। इतना छोटा है लेकिन इतना बड़ा दिल। ये बच्चा मेरे स्कूल का गर्व है। फीस की चिंता में इसकी पढ़ाई नहीं रुक सकती। अर्जुन, मैंने तुम्हें देखा है, तुम सिर्फ पढ़ाई में तेज नहीं हो बल्कि दिल के भी अमीर हो। सर मतलब। तुम वकील बनना चाहते हो ना? तुम्हारा सपना क्या है? हाँ सर, मैं वकील बनकर माँ बापों का सपना पूरा करना चाहता हूँ और जितने गरीब लोग हैं उनकी भी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। अर्जुन, आज से तुम्हारी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। बुक्स से लेकर आगे की हायर एजुकेशन तक सब कुछ स्कूल की तरफ से। सर लेकिन क्यों? मैं तो फीस भी नहीं भर सकता। क्योंकि तुमने मुझे सिखाया है कि एजुकेशन सिर्फ बुक्स से नहीं आती, तुम भूखे रहकर भी दूसरों की मदद करते हो। मैं चाहता हूं कि तुम बड़े होकर और भी लोगों की मदद करो। यही मेरा भी सपना है। सर आप मेरी तरह लोगों की मदद करना चाहते हैं? हाँ बेटा, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, तुम्हारे जरिए कर सकूंगा। तुम मेरे हाथ बनोगे गरीबों की मदद के लिए। अर्जुन की मेहनत और प्रिंसिपल साहब की मदद से वक्त बीतता गया। प्रिंसिपल शर्मा हमेशा कहते थे, अर्जुन, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी गरीब लोगों के लिए पढ़ रहे हो जिनकी तुम आगे मदद करोगे। अर्जुन पढ़ाई में और भी तेज हो गया क्योंकि उसके पास अब एक बड़ा सपना था। अर्जुन अपनी माँ को प्रिंसिपल के बारे में बताता है। माँ, प्रिंसिपल सर कहते हैं कि मैं उनके सपने को पूरा करने वाला हूँ। वो चाहते हैं कि मैं बड़ा होकर गरीब लोगों की मदद करूँ। बेटा, प्रिंसिपल सर का दिल भी तुम्हारी तरह ही बड़ा है। वो समझ गए हैं कि तू कितना अच्छा बच्चा है। 10 साल बाद अर्जुन अब वकील बन गया है। मां, आज मैंने अपना पहला केस जीता है। अब तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बेटा, मैं हमेशा से गर्व करती रही हूँ तुझ पर। तूने भूखा रहकर भी दूसरों की मदद की है। अर्जुन उसी गली से एक दिन निकलता है जहां से वो स्कूल जाया करता था। उसे वहां वही बूढ़े दादाजी मिले। बेटा अर्जुन, तू वकील बन गया। मैंने कहा था ना, भगवान तुझे खुशियां देगा। अरे दादाजी, आप मुझे पहचान गए? भला मैं उस बच्चे को कैसे भूल सकता हूँ जिसने मुझे अपनी आधी रोटी दी थी। दादाजी, अब मैं रोज यहाँ आकर भूखे लोगों को खाना बांटूंगा। आप मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल बेटा। अर्जुन अब बड़ा वकील बनकर भी रोज गरीबों की मदद करता है। अर्जुन ने अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा गरीब लोगों की मदद में लगाया। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि खुशी बांटने से बढ़ती है, प्यार लुटाने से बढ़ता है। चाहे आपके पास कम हो या ज्यादा, अगर आपके पास देने वाला दिल है ना, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, क्योंकि जिसके पास देने वाला दिल है वही सबसे अमीर है। राजू एक गरीब युवक है जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ शहर के एक छोटे से झोपड़े में रहता है। वो हर रोज सुबह 5 बजे उठकर अपना मैंगो शेक का ठेला लेकर निकल जाता है। एक सुबह जब वो अपना ठेला लगा रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात गोपाल से होती है। अरे राजू, कितना कमाता है तू रोज? हमको लगता है तेरा धंधा अच्छा चल रहा है। क्यों? नहीं गोपाल भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस दिन भर में 300-400 रुपए कमा लेते हैं, जिससे माँ की दवाई और घर का खर्चा चल जाता है। अच्छा, मेरे पास एक प्रस्ताव है तेरे लिए। तू हमारे खेत पर काम कर ले, हम तुझे रोज के 500 रुपए देंगे। धन्यवाद गोपाल भाई,
लेकिन हम अपना ही काम ठीक से कर लेते हैं। हमारे मैंगो शेक में कुछ खास है जो लोगों को पसंद आता है। अरे तू तो बड़ा अकड़ रहा है, याद रखना इस इलाके में तेरा ठेला लगाने की इजाजत हमारी वजह से है। गोपाल वहाँ से गुस्से में चला जाता है। राजू अपने ठेले पर मैंगो काटने लगता है और अपना विशेष मैंगो शेक बनाने की तैयारी करता है। हमारे मैंगो शेक का राज हमारी माँ का दिया हुआ नुस्खा है। आम को पकाने का तरीका, उसमें दालचीनी और इलायची की सही मात्रा में मिलाना, ये तो हमारे मैंगो शेक की खासियत है। तभी वहाँ एक आलीशान कार रुकती है और उससे एक सुंदर महिला बाहर निकलती है। भैया, एक मैंगो शेक देना। जी बिल्कुल, अभी बनाता हूँ। आप पहली बार आई हैं यहाँ? हाँ, मेरी दोस्त ने बताया कि यहाँ का मैंगो शेक बहुत अच्छा है। राजू अपने विशेष तरीके से मैंगो शेक बनाता है और सारिका को देता है। वाह, ये तो वाकई में बहुत अच्छा है। इसमें कुछ अलग सा स्वाद है। क्या डालते हो इसमें? ये हमारी माँ का नुस्खा है। थोड़ी सी दालचीनी और इलायची का मिश्रण, बस। मेरा नाम सारिका है। मैं शहर में एक नया कैफे खोल रही हूँ। क्या तुम मेरे कैफे के लिए मैंगो शेक सप्लाई कर सकते हो? हम आपके कैफे के लिए? हाँ, ये मैंगो शेक मेरे कैफे के मेन्यू में ना एक खास आइटम बन सकता है। लेकिन मैडम, हम तो बस एक छोटा सा ठेला चलाते हैं, इतनी बड़ी सप्लाई कैसे कर पाएंगे? तुम अपना नंबर दो, हम बात करते हैं इस बारे में। राजू सारिका को अपना नंबर दे देता है। उस रात वो अपनी माँ से इस बारे में बात करता है। माँ, आज एक मैडम आई थी, वो अपने कैफे के लिए हमारा मैंगो शेक चाहती हैं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारा ठेला छोड़कर दूसरे के लिए काम करना। नहीं माँ, वो हमारा मैंगो शेक अपने कैफे में बेचना चाहती हैं। हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ, लेकिन बेटा, हमारा नुस्खा तो हमारा राज है। अब किसी को भी दे दिया तो फिर हमारी खासियत क्या रहेगी बेटा? अगले दिन जब राजू अपना ठेला लगा रहा होता है, तभी गोपाल अपने 2 गुंडों के साथ वहां आता है। क्या बात है राजू, सुना है तेरा धंधा बढ़ने वाला है। आपको कैसे पता? इस इलाके में कुछ भी छिपता नहीं है हमसे। अब सुन, या तो तू हमें 5,000 रुपए महीना दे या फिर अपना ठेला यहाँ से हटा ले। लेकिन गोपाल भाई, इतने पैसे? अब तू बड़ा आदमी बनने जा रहा है तो खर्च भी बड़ा होगा ना। कल तक का वक्त है तेरे पास। गोपाल चला जाता है और राजू परेशान हो जाता है। उसी शाम सारिका उससे मिलने आती है। राजू, मैंने सब सोच लिया है। तुम अपना रेसिपी जो है ना वो हमें सिखा दो। हम तुम्हें हर महीने 15,000 रुपए देंगे और साथ ही तुम्हारे नाम से ही मैंगो शेक बेचेंगे। राजू का स्पेशल मैंगो शेक। लेकिन मैडम, ये रेसिपी हमारी माँ का दिया हुआ है, हम इसे कैसे? राजू, मैं समझती हूँ, लेकिन सोचो, तुम्हारी माँ की दवाई, अच्छा घर, अच्छी जिंदगी, ये सब तुम दे पाओगे उन्हें? राजू उस रात घर पहुंचकर अपनी माँ से फिर बात करता है। माँ, आज फिर वो मैडम आई थी। वो हमें हर महीने 15,000 रुपए देने को तैयार है। बस हमें अपना नुस्खा उन्हें बताना होगा। बेटा देखो, सब कुछ पैसा ही नहीं होता। तुम्हारे पिताजी ने मरते वक्त ये नुस्खा हमें दिया था, कहा था इसे संभाल कर रखना। लेकिन माँ, गोपाल भी अब हमसे पैसे मांग रहा है, नहीं तो ठेला हटाने की धमकी दे रहा है। ऐसा करो, उस मैडम से कहो कि वो तुम्हें अपने कैफे में नौकरी दे दें। तुम वहीं जाकर मैंगो शेक बनाओगे, लेकिन नुस्खा अपने पास ही रखोगे। हाँ। अगले दिन राजू सारिका से मिलता है और अपनी माँ की बात बताता है। ये तो और अच्छा है राजू, तुम हमारे कैफे में आकर मैंगो शेक बनाओगे और हम तुम्हें हर महीने 25,000 रुपए देंगे। सच में मैडम? लेकिन गोपाल? तभी वहाँ एक आलीशान कार रुकती है और उससे रवि बाहर निकलता है। सारिका, तुम यहाँ? हाँ रवि, मिलो, ये राजू है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। तो तुम हो वो मैंगो शेक वाले? सारिका ने बहुत तारीफ की है तुम्हारे मैंगो शेक की। जी, हम ही हैं। और ये गोपाल कौन है? वो इस इलाके का भूमिहार है, हमसे पैसे मांग रहा है। चिंता मत करो, उसको मैं देख लूंगा। मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ और सारिका मेरी बहन है। अगले दिन जब गोपाल अपने गुंडों के साथ राजू के ठेले पर आता है, वहाँ रवि पहले से ही मौजूद होता है। अरे रवि साहब, आप यहाँ? हाँ गोपाल,
अब से राजू मेरी बहन के कैफे में काम करेगा और तुम्हारी इस इलाके की दादागिरी अब बंद होगी, समझे? जी साहब, हम तो बस बस कुछ नहीं। चलो चलो यहां से। गोपाल अपने गुंडों के साथ वहां से चला जाता है। सारिका राजू को अपने कैफे ले जाती है। राजू, ये रहा तुम्हारा नया वर्क स्टेशन। अब से तुम यहीं अपना स्पेशल मैंगो शेक बनाओगे। वाह मैडम, ये तो बहुत सुंदर है, और इतने सारे फ्रूट। हाँ राजू, और लोग तुम्हारे मैंगो शेक को पीने के लिए ना लाइन लगाएंगे। तुम खुद एक ब्रांड बन जाओगे, राजू का स्पेशल मैंगो शेक। समय बीतता है और राजू का मैंगो शेक शहर भर में मशहूर हो जाता है। उसकी माँ की दवाई नियमित रूप से चलती है और वो अच्छे मकान में रहने लगता है। एक दिन सारिका राजू से एक प्रस्ताव लेकर आती है। राजू, हमारा कैफे इतना सफल हो गया है कि अब हम पूरे देश में फ्रेंचाइजी खोलने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बनो। पार्टनर? लेकिन मैडम, हम तो बस एक गरीब। राजू, अब तुम गरीब नहीं हो। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी माँ का नुस्खा दोनों ने मिलकर ये सफलता दिलाई है। तो हम चाहते हैं कि तुम 10% शेयर के साथ हमारे पार्टनर बनो। राजू अपनी माँ से सलाह लेता है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। बेटा, ये तुम्हारे पिताजी का आशीर्वाद है। उनका नुस्खा आज तुम्हें इतनी ऊंचाई तक ले गया है। जाओ, आगे बढ़ो। राजू सारिका और रवि के साथ बिजनेस पार्टनर बन जाता है। आज राजू का स्पेशल मैंगो शेक पूरे देश में जाना जाता है। वो गरीब मैंगो शेक वाला जो कभी दिन भर में 300-400 रुपए कमाता था, आज करोड़ों का मालिक है। मेरी कहानी से यही सबक है दोस्तों, कि अपने हुनर पर विश्वास रखो और मेहनत करते रहो। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। और हाँ, कभी भी अपने परिवार की विरासत को मत भूलो, क्योंकि वही तुम्हारी असली पूंजी है। और इस तरह एक गरीब मैंगो शेक वाले की कहानी पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गई। आज राजू अपनी माँ के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है और हजारों लोगों को रोजगार दे रहा है। उसका मानना है कि सच्चाई और मेहनत से कोई भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। सोनपुर गांव एक बहुत ही छोटा गांव था, जहां बस एक ही ढाबा था और वहां रामू नाम का आदमी खाना बनाता था। रामू के हाथ का खाना पूरे गांव में ही मशहूर था, क्योंकि रामू खाने के साथ साथ लोगों को स्वाद भी देता था। उसके हाथ में जादू जो था। ऐसे ही एक दिन अच्छी कमाई से खुश होकर रामू अपने भाई सोहन से बोलता है, इस बार तो काफी अच्छी कमाई हुई है। अगर ऐसे ही अच्छी कमाई होती रहेगी तो जल्द ही हम अपना घर भी बना लेंगे। बस भगवान अपनी कृपा बनाए रखे। बिल्कुल सही कहा। इस बार काफी अच्छी कमाई तो हुई है, काफी पैसे बच गए हैं। अब बस ये मुश्किलों वाले महीने निकल जाएं, गर्मियां शुरू हो गई हैं। अब तक भगवान ने सब अच्छा किया है, आगे भी जरूर भगवान सब कुछ अच्छा ही करेंगे। चिंता मत करो, हमें बस अपनी मेहनत करनी है, बाकी सब भगवान है, वही देखने के लिए। सोहन और रामू अब तक की हुई कमाई से बहुत खुश थे। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और गर्मियां काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। गर्मी से काफी ज्यादा परेशान दोनों भाई थे, क्योंकि गर्मियों की वजह से अब उनके ढाबे पर ज्यादा कोई आता नहीं था खाने के लिए और उनकी कमाई नहीं हो पा रही थी। एक रात दोनों ढाबे से काम करके घर जाते हैं। सोहन पानी पीने जाता है तो मटका खाली मटका देखकर सोहन अपने भाई से कहता है, अरे मटका तो खाली है। रामू, तुम मकान मालिक को बोलकर नहीं गए थे क्या कि मटके को भर देना? अब हम पानी क्या पिएंगे? अरे मुझे अच्छे से याद है, मैंने मकान मालिक को बोला था कि वो हमारे मटकों में पानी भर दे। अब तक तो वैसे भी बिना बोले ही मटके में पानी भर देते थे, फिर आज क्यों उन्होंने हमारे मटके को पानी से नहीं भरा? ये तो गलत है ना। अरे पानी तो सबके लिए ही जरूरी होता है, पानी नहीं है तो हम क्या पिएंगे? चलो एक बार हम मकान मालिक से बात करते हैं इस बारे में। सोहन और रामू दोनों मकान मालिक से बात करने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर उनका मकान मालिक शंभू खुद ही आ जाता है और उन्हें देखकर बोलता है, अरे लगता है दोनों भाई कहीं जा रहे हैं। शंभू जी, हम बस आपके पास ही आ रहे थे। दरअसल वो हमारे मटके खाली हैं, इनमें पानी नहीं भरा क्या आपने? क्या? हाँ, ये सही कहा तुम दोनों ने। लेकिन क्यों शंभू जी? वो क्या है ना, 2 महीनों का किराया रुका है। अब मुझे तकलीफ हो रही है तो
थोड़ी तकलीफ तुम दोनों को भी तो होनी चाहिए। जब तक किराया आ रहा था तब तक मैं खुद ही यहाँ मटकों में पानी भरकर जाता था। अब पैसों के बिना बात कैसे बनेगी? हाँ, लेकिन हमने आपको बताया तो था, गर्मियों की वजह से हमारा काम बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। हमने कभी भी आपके पैसे रोके नहीं हैं। थोड़ा तो समझने की कोशिश करो। हम जैसे ही पैसे मिलेंगे आपको आपके पैसे दे देंगे। बहुत सही। जब मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे तब पानी की बात करना। तुम लोगों को तो पता है कि मेरा एक ही उसूल है, अगर मुझे तकलीफ होती है तो सामने वाले को थोड़ा दुख तो होता ही है ना। शंभू इतना बोलकर वहां से चला जाता है। ढाबा ठीक से नहीं चल रहा था, इसीलिए उन्हें काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। वक्त के साथ उनके हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे थे। एक दिन रामू घर पर खाना बनाने जाता है, लेकिन घर का पूरा राशन खत्म हो गया था। रामू खुद से बात करते हुए बोलता है, घर पर तो राशन ही नहीं है। अब क्या? हमारे घर पर चूल्हा भी नहीं जलेगा। हे भगवान, अब और कितनी परीक्षा लोगे आप हमारी? इतनी मुसीबतें क्यों खड़ी कर रहे हो? एक के बाद एक नई मुसीबतें खड़ी हो रही थी, लेकिन कहीं से कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन दोनों हताश निराश भगवान के आगे बैठे होते हैं। सोहन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए बोलता है, भगवान जी, कोई तो रास्ता निकालो। हमारी डूबती हुई नैया को पार लगाओ। हमारी मदद करो भगवान जी, हमारी मदद करो। दोनों अब बस भगवान का ख्याल रखकर बस मेहनत ही कर रहे थे। कुछ दिनों बाद दोनों भाई के ढाबे में अजय नाम का एक पर्यटक आता है, जिसे काफी ज्यादा भूख लगी होती है। रामू उसके लिए बढ़िया सा खाना बनाकर लाता है। अजय वो खाना खाता है और उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अजय खाने की तारीफ करते हुए बोलता है, अरे वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। इतना स्वाद खाना मैंने आज तक कभी अपनी जिंदगी में नहीं खाया है। भूख लगने पर वैसे तो सब कुछ ही अच्छा लगता है, लेकिन आज जब भूख मिट भी गई तब भी मन नहीं भरा खाने से। हाँ दिल खुश हो गया खाना खाकर तो। अजय उन दोनों से बात करके जा रहा होता है कि तभी पीछे से दो लोग अजय का बैग चोरी करने लगते हैं। सोहन और रामू चोर को देख लेते हैं और तुरंत उन चोर को पकड़कर उनसे बैग छीनते हैं, लेकिन चोर भाग जाता है। अजय को काफी अच्छा लगता है कि उन दोनों ने उसे बचाया और वो उनसे बोलता है, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों ने आज उस चोर से बचा लिया, वरना तो वो चोर मेरा बैग लेकर भाग जाता और शायद मुझे भी कोई नुकसान पहुंचा देता। ये कैसी बात कर रहे हैं आप सर जी? ये तो हमारा फर्ज है। आप हमारे यहाँ खाना खाने आए थे, और अगर आप हमारे यहाँ खाना खाने नहीं भी आए होते तो भी आपको बचाना तो हमारा फर्ज है। ऐसे कैसे कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है? जी बिल्कुल, मेरे बड़े भाई सोहन ने बिल्कुल सही कहा। आप हमारे गांव के मेहमान हो, आपको कोई परेशानी ना हो इस बात का ध्यान रखना हमारा फर्ज है। वैसे आप एक बार अपना बैग देख लीजिए, सब ठीक तो है ना? अरे बैग देखने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों ने उन चोर के कुछ करने से पहले ही आप दोनों आए थे। मैं आपको धन्यवाद जितना भी करूंगा वो कम ही होगा। मैं बता नहीं सकता कि आप लोगों ने कितनी मदद की है हमारी। अरे आप बार बार धन्यवाद करके हमें छोटा क्यों बना रहे हैं? आपको बचाना हमारा फर्ज था। हम आपके किसी काम आ पाए, इसमें हमें ही खुशी मिली है। अरे आप लोगों ने मुझे बचाया है, मेरे बैग को चोरी होने से बचाया है, इसलिए मैं आपको ये 50,000 रुपए देना चाहता हूँ। जिस तरह आप दोनों ने मेरी मदद की, अगर इन पैसों से मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे हम ये पैसा कैसे ले सकते हैं? हमने आपकी मदद जरूर की है, लेकिन ये सोचकर नहीं कि इसके बदले आप हमें कुछ दोगे। इसकी जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप ये पैसे ले लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता है, और आप दोनों ने अपने बारे में सोचे बिना मेरी मदद की है। अजय के इतना बोलने पर वो पैसे रख लेते हैं और पैसों से अपने ढाबे पर एसी लगवाते हैं। एसी लगवाने के बाद उनका ढाबा फिर से अच्छा चलने लगता है। दोनों भाई बहुत खुश होते हैं। सोहन रामू से कहता है, लगता है वो इंसान हमारे लिए कोई दूत बनकर ही आया था। उस अनजान शख्स ने हमारी मदद की और उनकी वजह से आज हमारा ढाबा गर्मियों में भी चल रहा है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं है। दोनों काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद आखिरकार गरीब का एसी ढाबा बन ही जाता है।